Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Loya Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biotechnology, I am going to deliver my talk on biotechnology and introduction. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोटेक्नोलॉजी की व्याख्यानमाला की इस श्रृंखला में बायोटेक्नोलॉजी के एक परिचय पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये जो व्याख्यान है ये जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में इसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, किस किस फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस हैं और भारत में बायोटेक्नोलॉजी में क्या प्रोग्रेस हुई है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित शोध कार्य, रिसर्च प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को मैं टच करते हुए आज का मैं व्याख्यान आपसे शेयर करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसका परिचय, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ए प्योर साइंस बट ए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में शुद्ध शाखा नहीं है, बल्कि यह बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन दोनों का मिक्सचर है। तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू बायोटेक्नोलॉजी। एक इसकी सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, द मैक्सिमम यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, पैटर्न्स एंड सिस्टम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स। यानी जैविक प्रक्रमों का, जैविक प्रतिरूपों का, जैविक तंत्रों का मानव और अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके लिए लाभदायक उत्पादों का प्रोडक्शंस करना, यह बायोटेक्नोलॉजी का मेन मकसद होता है। बायोटेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी बायोटेक्नोलॉजी अनुप्रयुक्त जैविक प्रक्रमों की एक शाखा है। बायोटेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। OECD 1981, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। In Kenshar, in this branch, by application of science and engineering, various products are formed with help of biological agents. यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स का उपयोग करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी एजेंट की सहायता से साइंस और इंजीनियरिंग दोनों की एप्लीकेशंस के द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रोडक्शंस इस टेक्नोलॉजी का मुख्य पर्पज होता है। EFB, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गई है, EFB 1981 यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस ऑन माइक्रोब्स टू यील्ड वेरियस प्रोडक्ट्स। अर्थात बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस का सूक्ष्म जीवों पर एप्लीकेशन करते हुए विभिन्न उत्पादों का प्रोडक्शंस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry के अनुसार द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। यानी जैविक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए लाभदायक पदार्थों का उत्पादन, ये बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है। USNSF यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक माइक्रोब्स, सेलुलर कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस। यानी विभिन्न जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, सेलुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, इनका उपयोग करते हुए लाभदायक पदार्थों का उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ 21st सेंचुरी। ये शताब्दी की सबसे चुनौतीपूर्ण शाखा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करने पड़ेगा मानव सोसाइटी को, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे एनवायरनमेंट के सेक्टर में हो, चाहे फूड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हो। इन आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अन्य प्राणियों के वेलफेयर के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का जो प्रोडक्शन करना है, वो इस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है।
हाँ, अब थोड़ा इसका इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी मैं चर्चा करूंगा। सुमेरियन कल्चर वाज एक्सपर्ट इन वाइन प्रोडक्शन। तो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे आज के हैं 4-5 हजार वर्ष पहले, वो शराब के उत्पादन में दक्ष थे। 6000 BC यानी ईसा से भी 6000 वर्ष पहले ब्रेड यानी जो डबल रोटी होती है उसका आविष्कार कर दिया गया था। ल्यूवेनहॉक ने 1860 में यीस्ट कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत देखा था। लुई पाश्चर ने 1857 में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की विधि की खोज की थी। हैंसन ने 1879 में एसिटोबैक्टर की खोज की। एडवर्ड बशनर ने 1897 में बाय यीस्ट शुगर कैन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यीस्ट के द्वारा इन्होंने शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की विधि की खोज की। 19वीं सेंचुरी में अपशिष्ट जल उपचार की टेक्नोलॉजी विकसित की गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक्स है, उसकी खोज की। और पेनिसिलिन है ये फंजाई से डेवलप की गई है, पेनिसिलिन नोटेटम नामक जो फंजाई है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रतिपादित किया। 1975 में एमएबी यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन प्रारंभ हुआ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा। 1982 में इंसुलिन का उत्पादन प्रारंभ हो गया। 1989 में इंटरफेरोन की एप्लीकेशंस प्रारंभ हुई और इसके बाद निरंतर परियोजनाएं है वो प्रोग्रेस की तरफ है। और वर्तमान में अभी आपने देखा कोरोना का जैसे पूरे विश्व में महामारी के रूप में ये फैल गई, लेकिन कोरोना का वैक्सीन आप देख रहे हो 6-7 महीने के अंदर तैयार हो गया। अब इस वैक्सीन निर्माण में कोरोना वायरस के जो प्रोटीन्स जो है प्रोटीन्स है इसका जो मैसेंजर आरएनए है उसको काम में लेते हुए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन से वो किया गया है। और ये आजकल वर्तमान में हजारों तरह की टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी में है वो डेवलप हो गई है, जिसमें साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, एलाइजा टेस्ट है, फिश टेक्नोलॉजी है, गिस टेक्नोलॉजी है, क्लोनिंग है, डीएनए प्रोब है और लाइब्रेरी बना ली गई है, जीनोम लाइब्रेरी डेवलप हो गई है, सीडीएनए लाइब्रेरी डेवलप हो गई है। तो इसकी इनकी वास्तविक यदि प्रोग्रेस देखें तो एक अलग से ही एक घंटे का व्याख्यान है वो बन सकता है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ मुख्य मुख्य पहलुओं को मैंने यहाँ पर आपके लिए टच किया है। हाँ, इसके बाद डिवाइसेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी में सैकड़ों तरह के डिवाइसेस है, लेकिन मेन कौन से एरियाज हैं, कौन से सेक्टर है जिसमें इनकी एप्लीकेशंस हो सकती है। तो फर्स्ट डिवाइस है इसमें टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। सबसे पहले हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1902 में टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की खोज की थी। ही अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। टिश्यू कल्चर में मॉर्फोजेनेसिस और विभेदन की वास्तविक जो प्रक्रिया कैसी होती है इनके बारे में जानकारी मिल सकती है। एंथर कल्चर इज यूज्ड फॉर हैप्लॉइड ब्रीडिंग। हैप्लॉइड पौधों के उत्पादन के लिए एंथर का कल्चर किया जा सकता है। हालांकि मेल गैमिट में पूरे प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन प्राणियों प्लांट्स के अंदर एंथर के द्वारा एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट है वो विकसित किए जा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स, कृत्रिम बीजों का जैसे निर्माण हो चुका है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के रूपांतरण के द्वारा ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण है वो कर लिया गया है। सेकेंड डिवाइस है इसमें जीन टेक्नोलॉजी, और ये जीन टेक्नोलॉजी है इसको जीन अभियांत्रिकी के नाम से भी जाना जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जानते हो कोई भी इंजीनियर हो उसका काम होता है तोड़ना और जोड़ना। तो यहाँ पर भी जो मेडिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनका मेन मकसद होता है डीएनए को तोड़ना और टूटे हुए डीएनए में किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ना। अब डीएनए को तोड़ना है तो उसके लिए एंजाइम्स चाहिए, डीएनए जोड़ना है तो एंजाइम्स चाहिए, इसका कल्चर करना है क्लोनिंग करनी है तो अपने को वेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर जो एंजाइम है उसमें एक तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये वो एंजाइम है जो डीएनए को टर्मिनल एंड से डाइजेस्ट करता है। जो एंजाइम डीएनए को पांचवें सिरे से डाइजेस्ट करते हैं वो 5 एक्सोन्यूक्लियस के नाम से जाने जाते हैं। जो तीसरे सिरे से डाइजेस्ट करते हैं वो 3 एक्सोन्यूक्लियस के नाम से जाने जाते हैं। जो एंजाइम डीएनए को बीच में से डाइजेस्ट करते हैं वो एंडोन्यूक्लियस के नाम से जाने जाते हैं। और जो एंजाइम पर्टिकुलर श्रृंखलाओं से डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से जाने जाते हैं। और ये एंजाइम भी दो तरह के होते हैं।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड। इसके अलावा क्लोनिंग व्हीकल, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर वो रचनाएं होती है जिसमें फॉरेन डीएनए को जोड़कर उसका संवर्धन किया जाता है, क्लोनिंग की जाती है। और क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त जो वाहक है उसके अंदर प्लाज्मिड जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, कॉस्मिड और फेस्मिड, इन सभी को एज ए क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को भी एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को भी एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं, यीस्ट प्लाज्मिड है, इसको भी एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, इसके अंदर जो जीनोमिक डीएनए जो होता है उसको भी वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है इसकी खोज के द्वारा सबसे पहले हेला सेल है वो डेवलप की गई। और ये दो साइंटिस्ट हैं, कैसल मिल्स्टन। अब इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग कोशिकाएं, जैसे चूहे के अंदर एक जैसे लीवर की सेल ले ली जिसके अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन वो सेल धीरे डिवाइड होती है। इसी तरह इस चूहे की दूसरे की जो लीवर सेल है उसके अंदर कैंसर डेवलप कर दिया। अब कैंसर डेवलप कर दिया तो इसकी जीवन फेज है वो छोटी होगी। जीवन फेज छोटी होगी तो ये एंटीबॉडीज के उत्पादन में कैपेबल नहीं है, लेकिन इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। अब नॉर्मल लीवर सेल और कैंसर वाली लीवर सेल, इन दोनों को आपस में मिला दिया और इनके मिलने से ये हाइब्रिड सेल्स बन गई। ये हाइब्रिड सेल हाइब्रिडोमा के नाम से जानी जाती है। अब इस हाइब्रिड सेल्स में एंटीबॉडीज के उत्पादन की क्षमता भी है और इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन की क्षमता भी है। तो इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो सकता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सैकड़ों एप्लीकेशंस आजकल ह्यूमन सोसाइटी के अंदर अलग अलग फैक्टर्स में, विशेषकर मेडिकल जो फील्ड है उसमें एंटीबॉडीज का उत्पादन, एमएबी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन है वो किया गया है। और इनकी सैकड़ों तरह की एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होता है कि पादप की जो कोशिकाएं होती है, यानी प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। यदि किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दिया जाए तो सेल वॉल के हटाने के बाद में जो रचना बचती है वो स्ट्रक्चर प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है। और एक प्रोटोप्लास्ट से आप पूरे प्लांट को आप डेवलप कर सकते हो। और किसी भी प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है वो एक सिंपल टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको आप कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो इस टेक्नोलॉजी के भी बहुत जबरदस्त फायदे हैं। कंप्लीट प्लांट इज डेवलप्ड बाय प्रोटोप्लास्ट बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सेल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, क्रॉप्स कैन बी इम्प्रूव्ड। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फसलें जो होती है इसके अंदर सुधार किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट डिवाइस है इसमें बायोसेंसर। बायोसेंसर ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सिग्नल को डिजिटल मोड में कन्वर्ट कर देती है। आजकल जैसे घड़ियों में बायोसेंसर आ रहे हैं, अब घड़ियों में बायोसेंसर है वो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बता देती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता देती है, क्योंकि इन घड़ाई में ऐसे सेंसर हैं जो आपकी बॉडी के प्रेशर को डिटेक्ट कर लेंगे, आपके तापमान को डिटेक्ट कर लेंगे और इन सिग्नल को वो फिर डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और घड़ी की डिस्प्ले यूनिट में बाकायदा डिजिटल डिस्प्ले होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना है। और आजकल तो ऐसी डिवाइस डेवलप हो गई जिसमें बेल्ट को आप जैसे कहीं भी बांधो, कहीं शरीर में दर्द की अनुभूति हो रही है तो ये इंडिकेट कर देता है कि आपके शरीर में ट्यूमर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बायोसेंसर का यूज आजकल एग्रीकल्चर साइंस में, मिलिट्री साइंस में, फॉरेस्टिंग साइंस में, मेडिकल साइंस में सैकड़ों तरह की एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी की है। और ये बहुत ही बढ़िया डिजिटल डिवाइस होती है। और इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जैसे कोई भी सिग्नल है, ये सिग्नल ये बायोसेंसर के द्वारा जैसे रिसीव हुआ और ये सिग्नल फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिजिटल डाटा के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। बायोचिप्स है। अब जिस तरह मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर जैसे चिप्स होती है, उसी तरह बायोमोलिक्यूल्स का भी आजकल एज ए चिप्स के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है इसमें तो सेमीकंडक्टर्स यूज में आते हैं, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। लेकिन अपनी बॉडी में भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एज ए सेमीकंडक्टर के रूप में काम में आते हैं।
और विशेषकर जो प्रोटीन के जो फिलामेंट है शरीर में, प्रोटीन के जो फाइबर्स है, इनको सेमीकंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में इनको काम में लिया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में ऐसे मोबाइल डेवलप हो जाएंगे, ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर डेवलप हो जाएंगे जिसमें प्रोटीन के फाइबर्स का मैक्सिमम यूज होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसके अंदर नहीं होगा। है बायोफिल्म। बायोफिल्म है ये एक तरह से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और माइक्रोबियल सेल्स का पॉलीमर होती है। कई बार बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि गली के अंदर जैसे मिट्टी में पानी इकट्ठा हो गया और 4-5 दिन बाद में उस पानी में एलगी डेवलप हो जाती है, और वो उस मिट्टी में आप पैदल चलो है, तो आप फिसलने का डर रहता है। अब ये फिसलने का डर क्यों हुआ? क्योंकि उस मिट्टी की सरफेस के ऊपर एलगी की एक पतली फिल्म बन गई, और एलगी जो होती है इससे म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है, स्लाइमी सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। तो एलगी की ये जो फिल्म बनी, ये फिल्म एक तरह से बायोफिल्म है, और इस बायोफिल्म का यूज वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में इसका किया जाता है। आज से 10 वर्ष पहले रिवर एक्शन गंगा प्लान जैसे इंडिया में चला था कि गंगा नदी को शुद्ध करेंगे, और इस गंगा नदी को शुद्ध करने में इन बायोफिल्म का यूज किया जाता है। लेकिन गत वर्ष आपने देखा कोरोना के इम्पैक्ट के कारण पूरा इंडिया जितने भी व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, पिलीग्रिम्स हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, सारी जैसे एक तरह से बंद कर गई, और गंगा नदी थी वो अपने आप ही प्योर हो गई। तो जिस गंगा नदी को शुद्ध करने में अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और गंगा नदी अपने आप शुद्ध हो गई, पूरा एनवायरनमेंट अपने आप शुद्ध हो गया है। जो हिमालय पहाड़ पहले जालंधर से नहीं दिखता था पॉल्यूशन की वजह से, वो हिमालय पहाड़ जो है वो इतनी दूरी से विजिबल होने लग गया है। कैलाश मानसरोवर का पर्वत है वो कितने हजारों किलोमीटर दूर से विजिबल होने लग गया। तो बायोफिल्म का भी आजकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस में मैं चर्चा करूंगा, और बायोटेक्नोलॉजी की सैकड़ों एप्लीकेशंस है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो। तो इसमें मेन हेडिंग और इसमें क्या क्या जैसे प्रोडक्शंस किया गया है उस पर मैं केवल हेडिंग के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा। जैसे मेडिकल साइंस में इसके का उपयोग हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में इंसुलिन का उत्पादन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। इंटरफेरॉन का उत्पादन इसके द्वारा किया गया है। इंटरफेरॉन वो एंटीबॉडीज होती है जो वायरस के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। प्रोडक्शन ऑफ एमएबी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन इसके द्वारा किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन इसके द्वारा किया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। जीन थेरेपी आजकल ये ट्रीटमेंट है, विशेषकर कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन, विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी और औषधियों का उत्पादन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। इन प्रोटीन इंजीनियरिंग, प्रोटीन अभियांत्रिकी में इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। प्रोटीन डिजाइंस आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से अलग अलग तरह के प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन हैं वो डेवलप किया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक जीन्स। सिंथेटिक जीन है वो इसके द्वारा विकसित किए गए। दिस जीन पार्ट इफ लाइगेस्ड विथ एनी मोबाइल वेक्टर एंड डिजाइर्ड प्रोटीन्स डेवलप्ड। अब इस सिंथेटिक जीन्स के द्वारा आपको जो भी डिजायर्ड प्रोटीन्स है, जिस प्रोटीन्स की आपको आवश्यकता है, जिस प्रोटीन्स का उत्पादन करना चाहो, उसको इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उत्पन्न कर सकते हो। इन मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, इस टेक्नोलॉजी में मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी मैनिपुलेटेड। अब अपनी बॉडी में कम से कम 40,000 तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, कॉरी साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन है, ऑर्निथिन साइकिल है। और आप किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे की किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को आप रूपांतरित कर सकते हो, और इस रूपांतरण के द्वारा एनर्जी इफिशियंसी है वो देखी जाती है कि इस पाथवे को मॉडिफाई करने से कितने एटीपी का फायदा होगा, कितने एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो आजकल मेटाबॉलिक पाथवे है इनको भी मॉडिफाई किया जा चुका है। हालांकि ये नेचर के साथ एक तरह से छेड़छाड़ भी है। अब आपने कोई बायोकेमिकल पाथवे मॉडिफाई कर दिया, अब उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसके आने वाली जनरेशंस में इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये दुष्परिणाम भी इस टेक्नोलॉजी के देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट इंडस्ट्रियल लेवल। औद्योगिक स्तर पर
मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है उनका उत्पादन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में प्लांट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेन कल्चर, प्लांट सेल है उसका संवर्धन कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ऑर्गेन कल्चर कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट की फॉर्मेशन की जा सकती है, फॉर्मेशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड नी प्रॉपर्टीज प्लांट। तो ऐसे पौधे जो है विकसित किए गए जिसके अंदर बीमारियां नहीं लगती है, ऐसे पौधे डेवलप किए गए जिसमें इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। और निप्स जीन यानी नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जीन्स, ये जीन पौधों के अंदर प्रत्यारोपित किया गया है। और इस निप्स जीन के द्वारा क्या होगा, इन पौधों में आपको यूरिया खाद देने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये जीन हवा में जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करके ये अपने आप उसको यूटिलाइज करते हैं, अपने आप उसको फर्टिलाइजर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो विशेषकर जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, मटर कुल के पौधे, इनकी जड़ों में राइजोबियम और एजेटोबैक्टर जैसे सिम्बायोटिक ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और ये सिम्बायोटिक माइक्रोब्स एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के अंदर रूपांतरित करते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा निफ्स जीन का प्रत्यारोपण सैकड़ों पौधों में किया गया है। और उन पौधों को जब कल्टीवेट करते हैं तो उसमें आपको बाहर से फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स, सोमेटिक हाइब्रिड्स का उत्पादन इस विधि के द्वारा किया गया है। इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के क्षेत्र में पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण में इस टेक्नोलॉजी का यूज है। टू रिमूव द स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल एनर्जी सोर्स, टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, पृथ्वी का, भूमि का जो अपरदन होता है उसको इस तकनीक के द्वारा रोक सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण में इसका यूज हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड का उत्पादन इस तकनीकी के द्वारा किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन इस तकनीकी के द्वारा किया गया है। इन कॉपीराइट, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करता है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उसका पेटेंट उसके नाम से होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी डिस्कवरी है जो पेटेंट के दायरे में आनी चाहिए, कौन सी डिस्कवरी है जो पेटेंट के दायरे में नहीं आनी चाहिए। तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या होता है कि पेटेंट है, जैसे ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट एक्ट है, ये सभी इसके अंदर अगत शामिल आती है। बट सम रिसर्चर्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, लेकिन कुछ शोध कार्य ऐसे होते हैं जिनको पेटेंट के अंदर कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, जैसे बाईपास सर्जरी। अब ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए, क्योंकि आदमी के कोई धमनी ब्लॉक हो गई, कोई आर्टरीज ब्लॉक हो गई, अब उसका ट्रीटमेंट करोगे तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जिस वैज्ञानिक ने बाईपास सर्जरी के लिए कोई मशीन डेवलप करी है तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और इसका मिनिमम जो लो कॉस्ट है प्रोडक्शन से वो होना चाहिए। इसी तरह ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, अंगों का प्रत्यारोपण है, ये पेटेंट के दायरे में नहीं आना चाहिए। आर्टिफिशियल लिम्ब, एक्सीडेंट में किसी आदमी के हाथ और पैर कट गए, अब उसमें कृत्रिम भुजाएं लगाई जाएगी, ये पेटेंट के दायरे में नहीं आनी चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, बट सम आउटपुट्स आर केप्ट अंडर आईपीआर एक्ट। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी है जो इस पेटेंट के दायरे में लाई जा सकती है, जैसे हार्ट के वाल। अब जिस वैज्ञानिक ने हार्ट के वाल डेवलप किए तो उसका कानूनन हक उस साइंटिस्ट को जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल टिथ, नकली दांत किसी ने बनाए हैं तो ये पेटेंट के दायरे में आ सकता है। स्टेरॉइड का प्रोडक्शन इस दायरे में आ सकता है। मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स, किसी एंटीबायोटिक्स को रूपांतरित किया गया है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में यदि उपयोग किया जाता है तो इसको कॉपीराइट के दायरे में लाया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग का जो क्षेत्र है इसमें क्या होगा कि जीन्स ऑफ टेम्परेट प्लांट्स कैन बी इंट्रोड्यूस टू वार्म जोन प्लांट। अब मान लीजिए रसिया के जो पौधे हैं, रूस के, जर्मनी के जो ठंडे इलाके में उगने वाले पौधे हैं, उन पौधों को आप राजस्थान के अंदर शिफ्ट कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। CO2 फिक्सेशन बाई मॉडिफाइड पाथवे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है वो रूपांतरित पाथवे के द्वारा किया जा सकता है। ड्रग रेजिस्टेंट प्लांट, औषधीय प्रतिरोधी पौधों का उत्पादन इस तकनीकी से किया जा सकता है। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, रोग प्रतिरोधी पौधे इस विधि के द्वारा उत्पादन किए जा सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन सीरियल क्रॉप प्लांट, तो दलहनी फसल उत्पादन करने वाले जो प्लांट है इसके अंदर इसका रूपांतरण किया जा सकता है। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन,
इंट्रोडक्शन ऑफ निप्स जीन्स इन नॉन लेग्यूम प्लांट। तो नॉन लेग्यूम जो पौधे हैं इसमें नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जो जीन्स हैं उसको इसके अंदर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओएसएम जीन्स इन डिजर्ट प्लांट। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं इसमें ऑस्मोलेटिंग जीन जो होता है यानी लवण को सहन करने वाले जो जीन है, साल्ट टॉलरेंस जो जीन है, उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इन साल्ट टॉलरेंस OSM sensitive bacteria can be modified into OSM tolerant bacteria। तो OSM sensitive जो बैक्टीरिया है इसको OSM tolerant बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। स्पाइरुलिना कैन बी कल्चर्ड इनटू साल्ट वाटर। तो साल्ट वाटर जो होता है इसमें स्पाइरुलिना एल्गी का संवर्धन किया जा सकता है। सम प्रोडक्ट लाइक सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स ग्लिसरॉल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिसेलुलर एल्गी। एकोसी के शैवाल के द्वारा पॉलीसैकेराइड और ग्लिसरॉल का उत्पादन किया जा सकता है। इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस, अब जो चौपाई जो जानवर है इसके प्रोडक्शंस क्या है कि सुपर ओवुलेशन। सुपर ओवुलेशन में क्या होता है कि फीमेल मैमल्स के अंदर इंजेक्शंस दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स के, और उसके द्वारा उनके ओवरी में एक साथ 20-30 अंडे जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो एक साथ अचानक ओवम की प्रोडक्शंस में जो वृद्धि होती है इसको सुपर ओवुलेशन के नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक है वो डेवलप हो गई है। मिल्क के प्रोडक्शंस की दर है वो बढ़ाई जा सकती है। जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मैमरी ग्लैंड्स। जिनको स्तन ग्रंथियों की कोशिकाओं में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, और उसका परिणाम क्या होगा, इस मिल्क के साथ जो एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक्स है, वो इस मिल्क के साथ आती है, और इस मिल्क के पीने से ही वो बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाती है। इन रूमन बैक्टीरिया, जो पाए जानवर है इनके स्टोमक में एक अलग से चैम्बर होता है, इसको रूमन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का जो विखंडन है, रिडक्शन इन अमोनिया प्रोडक्शन, रिडक्शन इन मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन के उत्पादन में कमी, रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंड डीएमिनेज एंजाइम, इंक्रीज इन बाइयूरिटेज एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, इंक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी। अब भारत में बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसमें मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में, समरी के रूप में केवल मेन जो पहलू है वो मैं आपसे टच करूंगा। सॉरी। इन 1982, 1982 में सबसे पहले नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई, विच स्टार्ट फंक्शंस अंडर डीएसटी। तो सबसे पहले भारत में 1982 में एनबीटीबी इस बोर्ड की स्थापना की गई, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत था। इन 1986 एनबीटीबी कन्वर्टेड इनटू डीबीटी। 1986 में एनबीटीबी को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया। इन डेवलपिंग कंट्रीज आईसीजीईबी यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय हर कंट्रीज में है, और भारत में इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। और भारत में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित शोध परियोजनाएं चल रही है, जैसे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, IVRI, इंडियन IVRI, इसका फुल फॉर्म है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है, जहाँ पर दुधारू जानवर जो है, डेयरी इंडस्ट्री है, उससे संबंधित इसके अंदर रिसर्च परियोजनाएं संपादित होती है। MRC, मलेरिया रिसर्च सेंटर, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो ऑफिस है वो लखनऊ के अंदर है। CIMAP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भारत की बहुत ही प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 24 घंटे लेबोरेटरीज चलती रहती है। AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी,
इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है, जैसे काजरी है, अपने राजस्थान में काजरी है, आफरी है। इधर आप हैदराबाद जाओ तो वहाँ पर जैसे लाकॉन इंस्टीट्यूट है, कोयम्बटूर में साकॉन इंस्टीट्यूट है। तो हर फील्ड से संबंधित शोध परियोजनाएं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो इंडिया के अंदर चल रही है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, यूजीसी के द्वारा रिसर्च प्रोडक्ट जो होते हैं वो शोधार्थियों को आवंटित किए जाते हैं, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट करके, और इनकी फंडिंग ये एजेंसी है करती है, और ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो है लेबोरेटरी के अंदर संपादित किए जा सकते हैं। और वर्तमान में इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट जैसे चल रहे हैं, उसकी एक ये टेबल का कंपाइलेशन किया है मैंने। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी से संबंधित जो शोध परियोजनाएं हैं, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर चल रही है। प्लांट टिश्यू कल्चर से संबंधित शोध परियोजनाएं एनबी पीजीआर न्यू दिल्ली के अंदर चल रही है। माइक्रोबियल कल्चर से संबंधित शोध परियोजनाएं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में चल रही है। एनिमल टिश्यू कल्चर से संबंधित प्रोजेक्ट सीडीआरआई लखनऊ और आईएएससी बेंगलोर के अंदर चल रहे हैं। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आईआईएससी बेंगलोर के अंदर चल रहे हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोटेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में चल रही है। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जो सूचना के केंद्र है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सीसीएमबी सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनआईआईआई यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, डिजर्ट प्लांट रिसर्च, ये अपने राजस्थान में जोधपुर में ये बहुत बढ़िया रिसर्च लेबोरेटरी है काजरी के नाम से, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा और भी सैकड़ों इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सभी का कंपाइलेशन करना यहाँ पर संभव नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन एक नट सेल में बहुत ही शॉर्ट में बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल इंट्रोडक्शन इस पीपीटी के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से, आई एम हाईली thankful to you. I'm highly grateful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.